अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत सुबह के साथ हम आपके साथ हैं दोबारा से फिर से। और वीकेंड बिल्कुल वीक की शुरुआत है। बड़ी खूबसूरत सी सुबह है। नीला रज़ाक फ़ाइज़ कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मुकम्मल घर में यास्मीन खत्री साहिबा मौजूद हैं। और सेगमेंट हमारा परवरिश है। यास्मीन जो हैं वो सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, काउंसलर हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, लाइसेंस एनएलपी प्रैक्टिशनर, टीबीटी प्रैक्टिशनर, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर भी हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। यास्मीन, सबसे पहले ये बताइए कि डिसफंक्शनल फैमिलीज़ आप किसे कहेंगी? इससे क्या मुराद है? डिसफंक्शनल फैमिली से क्या मुराद है और किसे कहूँगी। फैमिली का कॉन्सेप्ट जब हमारे जहन में आता है तो हम एक ऐसा इन्वायरमेंट चाह रहे हैं, ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हों जहाँ हम महफूज महसूस करें अपने आप को, जहाँ सुकून हो। हम अगर गलतियाँ कर रहे हैं तो वहाँ सीखने की गुंजाइश हो। किसी बात पे इख्तलाफ है तो इख्तलाफ एक बाहिफाजत माहौल के अंदर किया जा रहा हो। और एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, सेंस ऑफ कनेक्शन है, वो हमें मिले। हम अगर अपनी ही बात करें तो हमारा दिल चाहता है ना कि अब हम काम से जब घर जा रहे हैं तो घर हमें पता होता है कि हमारे घर में जाके हमें सुकून मिलेगा। वो एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे मैं रिलैक्स महसूस कर सकती हूँ, वो मेरा कंफर्ट जोन है। तो फैमिली किसी भी इंसान का एक कंफर्ट जोन होता है। बिल्कुल। वहाँ पर वो पुरसुकून रहता है, उसके लिए ग्रोथ की गुंजाइश होती है, वो अपने अंदर सीखता है वो बहुत कुछ। और जो सारा कुछ एक बच्चा सीखता है वो बेसिकली पहले फैमिली से ही सीखता है। फैमिली में उसके वालिदैन आ जाते हैं। अगर एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रह रहे हैं तो दादा दादी नाना नानी ये सारे लोग हैं, चाचा हैं, चाची हैं या फूफियाँ हैं, खालाएं हैं, ये सारे लोग फैमिली में कंट्रीब्यूट करते हैं, भाई बहन हैं फैमिली में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर हम डिसफंक्शनल फैमिली की बात करेंगे तो हमें इसको अपोजिट देखना पड़ेगा कि एक फैमिली जिसका कंसेप्ट ये था कि एक बच्चे को ग्रोथ की गुंजाइश दे, उसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दे, उसे सेंस ऑफ कनेक्शन दे, उसके लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। अगर किसी बच्चे को वहाँ ये सब नहीं मिल रहा तो दैट मीन्स कि वहाँ वो फैमिली डिसफंक्शनल फैमिली है। सही, ठीक है। और जो जितने रिश्ते हैं डिसफंक्शनल फैमिली में अगर हम बात करें वो तो सिर्फ माँ बाप का रिश्ता नहीं होता, उसमें और बाकी सारे भी रिश्ते शामिल हैं। वो फुप्पो भी हैं, चचा भी हैं, खाला भी हैं, दादा दादी भी हैं, सारे। जी बिल्कुल। हम अब देखेंगे ना कि हमारे पास सिचुएशन क्या बनी हुई अगर तो हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सिर्फ पेरेंट्स ही मौजूद हैं, तो हम उसको भी फैमिली ही कहते हैं। और ऑब्वियसली हमारे जो कल्चर में जिस तरह से हम फैमिली को देख रहे होते हैं, हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं हम उन्हें भी इंक्लूड कर रहे होते हैं। अब चाहे वो साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके साथ जितना इंटरेक्शन होता है ना बच्चे का, वो इम्पैक्ट करता है। फैमिली से जितना भी इंटरेक्शन होगा, एक्सटेंडेड फैमिली से जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका असर बच्चों पर आता है। तो हम ये भी इंक्लूड इसमें करते हैं, अगर वो साथ रह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल एक फिर जो फर्स्ट कांटेक्ट हो जाता है ना बच्चे का, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर वो साथ नहीं रह रहे तो फिर उसमें भी गुंजाइश बनती है कि बच्चा उनसे कितने अरसे से के बाद मिल रहा है, कभी कभी मिल रहा है या डेली बेसिस पे मुलाकात हो रही है, डिपेंड करता है कि वो कितना फिर उनसे इम्पैक्ट ले रहा है। सही। अच्छा यास्मीन, हमारा सेगमेंट पेरेंटिंग है, हम बच्चों के ऊपर बात भी करते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन क्या डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में सिर्फ बच्चे ही मुतासर होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि डिसफंक्शनल फैमिलीज में क्या सिर्फ बच्चे ही मुतासर होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि डिसफंक्शनल फैमिली जो बन रही है उसमें वो फैमिली बन क्यों रही है डिसफंक्शनल, क्योंकि सबसे पहला जो मुतासर होने वाला इंडिविजुअल है वो बच्चा है। सही है। बच्चा खुद जब दुनिया में आ रहा है तो उसके अंदर कोई ऐसी नेगेटिव ट्रेट मौजूद नहीं होती, वो फितरत पे पैदा हो रहा है, वो प्योर है, वो अमन पसंद है और वो अपने बड़ों की तरफ देख रहा है। सारी चीज़ें जो सीखना चाह रहा है वो या सीखेगा, वो सब कुछ कहाँ से सीखेगा, बड़ों से सीखेगा। अब बड़ों के जो बिहेवियर्स होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो फैमिली फंक्शनल है या डिसफंक्शनल है, वो फैमिली कैसी है। और डिसफंक्शनल फैमिली अगर कोई है तो यकीनन इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि वो एकदम से डिसफंक्शनल है। यानी कि अगर वहाँ पर अमन नहीं है, वहाँ पे सुकून नहीं है, हर वक्त लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं और सेंस ऑफ सिक्योरिटी बच्चे को नहीं मिल रहा, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड होता है कि बचपन में जो बड़ों का बचपन होता है वो जिस तरह से गुजरा होता है
वो सारे अपने एक्सपीरियंसेस लेके आ रहे होते हैं और हम्म। फिर वो सारे जो उनके तजुर्बात हैं वो उनकी अपनी पेरेंटिंग में झलक रहे होते हैं। सही। अच्छा यास्मीन, बिल्कुल बच्चे को आपने बड़ा अच्छा से डिफ़ाइन किया कि किस तरह बच्चा जो है वो उसका डिसफंक्शनल फैमिलीज़ की अगर हम बात करें तो उस पे किस तरह से इफ़ेक्टिव होता है, किस कदर उनकी मेंटल हेल्थ पे असरअंदाज होता है। लेकिन क्या बच्चे के बाद इसका सबसे बड़ा ताल्लुक माँ से है? माँ से डिसफंक्शनल फैमिली। हाँ, क्योंकि देखें बच्चा जो है एक माँ है, वो अगर आप एक शादी होके आ रही है और ठीक है। उसको एक प्रॉपर माहौल नहीं मिला, ठीक है, अगर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बिहेवियर्स इशू हैं, तो ऑब्वियसली उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो मुतासर हो रही है, वो इफ़ेक्ट हो रही है। उसके बाद जब बेबी होता है तो उसका सारा जो चिड़चिड़ापन होता है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है, आपने देखा होगा हमारी जी, मशरती जी। माएँ जो हैं, हम खुद वो बिल्कुल। बच्चों पे निकलती है, बिल्कुल। क्योंकि वो बच्चा मासूम है, वो कमज़ोर है, वो हमारे आगे बोल नहीं सकता। तो इस तरह से उसकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, तो बच्चा की भी उसकी मेंटल हेल्थ भी डिसऑर्डर हो रही है ना, मुतासर हो रही है। तो इस तरह से मैं पूछ रही हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा ताल्लुक एक माँ से है? ताल्लुक अगर देखा जाए तो सबसे है। अगर हम बच्चे और माँ का कनेक्शन देखेंगे ना, तो सबसे पहले ऑब्वियसली जो फर्स्ट कांटेक्ट है बच्चे का वो माँ से ही होता है। सही। तो सब जी जी। तो सबसे पहले माँ की अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, माँ इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब है, तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट इफेक्ट हो रहा है वो उससे बच्चा ही होगा। सही। ठीक है, हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अनीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं, हमारे साथ यास्मीन खत्री मौजूद हैं और पेरेंटिंग कोच हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। सेगमेंट है हमारा परवरिश और आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 111-111-107। व्हाट्सएप पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क अपना कराची एफएम 107। जी जनाब, तो सेगमेंट है हमारा परवरिश और परवरिश में हम बात कर रहे हैं डिसफंक्शनल फैमिलीज के हवाले से। अनीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है, आपकी फेवरेट शो मुकम्मल घर में। और हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट गेस्ट यास्मीन खत्री साहिबा, जो कि सर्टिफाइड लाइफ कोच और काउंसलर हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, टीबीटी प्रैक्टिशनर हैं और हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हैं। यास्मीन, अभी आपने जो है वो बताया हमें कि ये डिसफंक्शनल फैमिलीज बेसिकली हम किस चीज़ को कहते हैं, इसकी आपने बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो डेफिनेशन जो है वो बयान कर दी, लोगों को जो है वो समझ में आ गई होगी। मुझे ये बताइएगा कि ये जो डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं जहाँ पे बच्चा या कोई भी फर्द घर का जो है वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है, उसके साइंस क्या हैं, किस तरीके से पता चलेगा कि भाई ये फैमिली जो है ये डिसफंक्शनल है? अच्छा, कोई भी फैमिली डिसफंक्शनल फैमिली क्यों कहलाई जाएगी? इसमें सबसे पहली चीज जो उसकी साइन है, निशानी ये होगी कि बातचीत से इज्तनाब किया जाएगा। अच्छा, सही। अब जहाँ पर सर्द जंग जारी हो जाएगी। Exactly, बिल्कुल सर्द जंग जारी होती है और हमारे घरों में होता है, बहुत कॉमन, बहुत ज्यादा बिल्कुल होता है। बिल्कुल। हम दो एक्सट्रीम रवैये इख्तियार कर रहे होते हैं यूजुअली, या तो हम लड़ने मरने पे उतर आते हैं, बिल्कुल, या फिर बातचीत करना बंद कर देते हैं। और ये उस वक्त आता है खासतौर पे जब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा, सही, जहाँ पर दो लोग आपस में एक बात पर एग्रीमेंट पर ना हो। अब अगर एक माँ खुद इस रवैये का शिकार है या ये रवैया इख्तियार कर रही है, तो हमने कहा ना कि माहौल में उसे ऐसा माहौल मिल रहा है जहाँ पे लोग इस तरह के रवैये इख्तियार कर रहे हैं और बातचीत नहीं कर रहे या बातचीत करना नहीं चाह रहे, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फैमिलीज के अंदर कोई एक शख्स या एक इंसान वो पॉजिटिवली कम्युनिकेट करना चाह रहा होता है लेकिन बाकी लोग तैयार नहीं होते। सही, बिल्कुल। तो उस सूरत हाल में भी होता यह है कि बच्चा इफेक्ट हो रहा है, चाहे एक इंसान इस रवैये को प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे घर के सारे लोग इस रवैये पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चे पर उसका असर पड़ रहा है। बच्चा ये सीख रहा है कि जब भी इख्तलाफ आएगा, जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तब इसका मतलब ये है कि मुझे बातचीत बंद कर देनी है, मतलब कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे एक दूसरे से। हाँ, या फिर हम ये एक्सपेक्ट करने लगे कि अगला शख्स मेरी बात को खुद ब खुद समझ जाए। और खास तौर पर हमारी जो खवातीन हैं उनमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं कि हस्बैंड को खुद ब खुद पता चल जाना चाहिए कि मेरी क्या नीड है, मसला क्या है, मसला क्या है। और हाँ, ये बात हमें समझनी है कि अल्लाह ताला ने
खवातीन को, माओं को खासतौर पे ये इंस्टिंक्ट दी है कि वो घर वालों के मिजाज को समझ जाती हैं। बिल्कुल, ये अल्लाह ने हमारे अंदर स्पेशल फीचर इंस्टॉल किया है, सही मर्दों में ये स्पेशल फीचर इंस्टॉल नहीं है, नहीं बिल्कुल है। सही उन्हें बात है। बताना पड़ता है, कई बार बताने से हजार भी नहीं पता चलता उनको कई Exactly. बार तो। हाँ, कई बार तो 1000 दफा भी बताना पड़ता है। बिल्कुल, तो इससे घबराएं ना, बताएं, बात ठीक। करें कि क्या है। बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा, या ऐसा लगेगा कि हाँ बस पत्थरों दीवारों से बात कर ली है, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं लग रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात ही ना करें, अपना मैसेज जरूर उनके कानों तक पहुंचाएं। सही, ठीक है। तो ये साइन है सबसे बड़ा एक डिसफंक्शनल फैमिली का, कि जिसकी वजह से जो है वो बच्चे या घर के अफराद जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो बातचीत करना बंद कर देते हैं या अफेक्टेड होते हैं। यास्मीन ये बताइएगा कि इसके असरात क्या मरतब होते हैं, एक डिसफंक्शनल फैमिली जो होती है किसी बच्चे के जहन के ऊपर, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर, इसके क्या असरात मरतब होते हैं? अब नीला, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें ना कि बातचीत से इज्तनाब कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे ये हो रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना। सही। अब मसला आया है कि कोई छोटी सी नॉर्मल सी चीज है, देखिए मिसाल के तौर पे कि डॉक्टर के पास जाना है। अब डॉक्टर के पास जाना है और किसी वजह से घर का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि वो गए नहीं, अब बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, माँ को डॉक्टर के पास जाना है। अब माँ जो है वो उस बात को बयान नहीं कर रही है। अब चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हस्बैंड को खुद ब खुद पता चल जाना चाहिए, या बच्चा बीमार है तो हस्बैंड को खुद ब खुद पता चल जाना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाना है। तो अब होगा क्या कि उस नीड को, क्योंकि वो नीड पूरी नहीं हो रही, तो माँ नाराज हो जाएगी। माँ नाराज हो जाएगी, वो बातचीत करना बंद कर देगी। या फिर क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन होती है ना जो हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, वो डायरेक्टली नहीं होती। अगर बच्चे इतने बड़े हो जाते ना तो फिर वो वाया बच्चों के थ्रू मैसेजेस पहुंचाए जा रहे होते हैं कि अपने अब्बा से कहो ये कर दे, और अब्बा कहते हैं अम्मा से कहो ये कर दे। सही। तो इस तरह से होगा क्या, इस तरह से एक और जो इसकी निशानी हो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक जो सेंस ऑफ कहना चाहिए कि एतबार इंसान का एक दूसरे पर खत्म हो जाता है। सही। कि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता, फिर सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं होता। सही। आई एम नॉट सेफ, क्योंकि कंफ्यूजन इतनी ज्यादा होती है कि इंसान परेशान रहता है कि पता नहीं मेरा कोई ख्याल रखेगा या नहीं, सही, मुझे कोई आके पूछेगा या नहीं, मैं किस पे ट्रस्ट करूं और किस पे ट्रस्ट ना करूं। तो ये कंफ्यूजन वाली स्टेट बच्चों के लिए खास तौर पर बड़े मसाइल क्रिएट करती है। सही। और बच्चा वहाँ पर अपने आप को बुरा भला कहने लगता है, वो सिचुएशन को क्योंकि समझ नहीं पा रहा होता, उसे लगता है कि मैं रीजन हूँ, ये जो सारे मसाइल क्रिएट हो रहे हैं उसकी वजह मैं हूँ। सही। अम्मी अब्बू के दरमियान अगर कोई इख्तलाफ है, वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो इसकी वजह शायद मैं हूँ। अच्छा, वो अपने आप को ही ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये भी होता है इस सूरत हाल में कि मियाँ अगर रात को देर से घर आ रहे हैं तो बजाय इसके कि उस सिचुएशन को असर्टिवली हैंडल किया जाए, वहाँ पे बाउंड्री सेट किए जाए, तुम कहाँ थे इतनी देर, अभी तो इतनी देर से क्यों आए हो, किससे बात कर रहे थे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ना कि फोन पे हम सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हम में से हर किसी के हाथ पे फोन है। बिल्कुल। तो अब यूजुअली अगर फोन इस्तेमाल करते हुए मियाँ और बीवी एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, या इवन पेरेंट्स बच्चों को भी शक की निगाह से देख रहे हैं, तो वो भी एक साइन है कि आपकी फैमिली में ट्रस्ट डेवलप नहीं है एक दूसरे पर, आप नहीं कर रहे एक दूसरे पर एतबार। और इसकी वजह से होता ये है कि बच्चे फिर अपने ऊपर एतबार करना छोड़ देते हैं, और जब इंसान अपने ऊपर एतबार नहीं करता तो उसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी खुद एतमादी है, उसको बहुत ज्यादा चोट लगती है। सही। यास्मीन, लेकिन आपने कहा जैसे अभी के शक करने लग जाते हैं, और इस तरह अक्सर ऐसा होता है कि वो शक नहीं होता, वो यकीन भी होता है। कुछ सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं, और फिर पेरेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को जो है वो कहना चाहिए कि एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, और अक्सर ये चीज़ें जो है वो बच्चों के सामने जो है वो आ जाती हैं, और फिर बच्चा भी वो सारी चीज़ें सुनता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको पता है कि दोनों में से कोई एक वाकई में है कल्प्रिट, ये बात शक की नहीं हो रही, ये बात उस सिचुएशन की हो रही है कि जब आपको यकीन है कि हाँ जी ये मसला है और आपके पास प्रूफ भी है, तो फिर किस तरीके से जो है वो आप इस चीज़ को हैंडल करें कि बच्चे के ऊपर जो है वो इसका कोई नेगेटिव असर भी ना पड़े और आपकी बात भी जो है वो पूरी हो जाए? अनिला, अगर कल्प्रिट है कोई और अगर पता चल जाता है कल्प्रिट है, तो कन्फ्रंटेशन कभी भी बच्चों के सामने ना की जाए। सही। खास तौर पे। और हम ये भी ज़रूर इस बात को जहन में रखें, जब कन्फ्रंटेशन होती है और वो ब्लेम लैंग्वेज में होती है ना, तो तुम्हारी वजह से ही हुआ और तुमने ऐसा किया, जितना ज़्यादा ब्लेम करते हैं या फिर एक उस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि मैंने तो तुम्हें बस पकड़ लिया आज तो, और तुम ये करते फिर रहे थे, तो उससे होता क्या है कि जब हम
स्पाउस एक दूसरे को जो है वो इंसल्ट करते हैं ना, तो वो इंसल्ट की वजह से ये होता है कि दूसरा अगला इंसान जो कल्प्रिट है वो किसी ना किसी तरह छुपा आ रहा होता है उस चीज को। लेकिन फिर इस तरह जब ब्लेम किया जाता है, इल्जाम तराशी या एक बाकायदा बाबा से बुलंद जब उन्हें किया जाता है ना कन्फ्रंट, तो फिर वो जरी हो जाते हैं। सही। फिर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर इस तरह की सिचुएशन खुदा न खास्ता डेवलप हो भी गई है तो उस सूरत हाल में बच्चों को खास तौर पे बच्चों को एतमाद में लें। और ये एतमाद में किस तरह से होगा, बातचीत के जरिए। हमारे बच्चों को भी इस चीज में इन्वॉल्व करें, आप कह रही हैं? नहीं, इन्वॉल्व नहीं, मैं इसकी बात नहीं करी कि इन्वॉल्व करें, लेकिन देखिए जो सिचुएशन घर में होगी ना, बच्चा तो सेंस कर लेता है ना, उसे बच्चे को पता चल जाता है। तो जो कन्वर्सेशन है ना बच्चों से, वो नॉर्मल होनी चाहिए। सही। हम ये ना करें कि बच्चों के सामने पेरेंट्स की जो गलतियां हैं वो बयान करना शुरू कर दें। और उमूमन ये भी हमारे घरों में होता है कि बाप जो है वो माँ को इल्जाम दे रहे होते हैं कि तुम्हारी माँ ऐसी है, और माँ जो है वो बाप को इल्जाम दे रही होती है कि तुम्हारा बाप ऐसा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो एक दूसरे को इल्जाम देना बच्चों के सामने, ये भी बच्चे को ट्रॉमेटाइज कर रहा होता है। सही। तो ये चीज भी जो है वो एक दूसरे को कन्फ्रंट भी अगर करें, तो आप कह रही हैं कि मतलब बच्चों के सामने ना करें और इस तरह से ना करें कि बच्चों की नजर में किसी भी एक का इमेज जो है वो खराब होना शुरू हो जाए, उससे बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। यास्मीन, ये तो बात हो गई ना मियाँ बीवी के आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स की, या आपस के जो भी उनके बीच में तनाव है, खिंचाव है, उसके बारे में। अच्छा, जब हम बात करें जॉइंट फैमिली सिस्टम की, तो यूजुअली जॉइंट फैमिलीज जो होती है ना वो डिसफंक्शनल ही होती हैं। क्योंकि वहाँ पे टॉक्सिसिटी भी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पाई जाती है। बहुत कॉमन चीज है। अब मतलब माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन ये कि फैक्ट है ये कि जो है वो एक दूसरे से जो है वो कंपेयर करना, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना, या इस तरह से करना, जैसे आपने कहा कि साइलेंट मोड इख्तियार कर लेना, कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देना किसी को इस तरह से। तो ये चीजें भी बड़ी कॉमन है कि आप जैसे देवरानी जेठानी के बीच में, या नंद भावज के बीच में, या जो भी इस तरह के रिलेशंस हैं उनके सास बहू के बीच में, तो ये चीजें भी बड़ी कॉमन है। तो इस सिचुएशन में जो है वो फिर क्या किया जाए, और फिर बच्चा जो है वो कहाँ को जाएगा, वो किसको सही समझेगा, किसको गलत समझेगा, अगर ये इतनी सारी खिचड़ी पकी हुई है तो? ये खिचड़ी बहुत खतरनाक होती है बच्चों के लिए नीला। मैंने ये मतलब देखा है, मेरा ये तजुर्बा रहा है कि सबसे ज्यादा ना फिर बच्चों के दिलों में एक दूसरे की नफरतें पैदा होनी शुरू हो जाती है, बच्चों के आपस में, जी, बड़ों के लिए, और फिर खासतौर पर रहमी रिश्तों के लिए, जो कि इंतहाई बच्चे की अपनी पर्सनालिटी के लिए खतरनाक है। तो जहाँ पे ये सिचुएशन है ना देवरानी जेठानी वाला, लेकिन ये जो पोजीशन है ना देवरानी जेठानी, मुझे लगता है कि जैसे होती है ना भाई बहनों की पोजीशन, कि वो बराबरी पे होते हैं, बिल्कुल, और आपस में लड़ते हैं। तो मुझे लगता है वो भी एक तरह से प्रोफेशनल कॉम्पिटिटर्स होती है, उनकी पोजीशन सेम होती है घर के अंदर, और फिर ऑब्वियसली उनके दरमियान जो इख्तलाफात आने होते हैं वो नेचुरल हैं। अब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे अगर कि दोनों के दोनों आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए बातचीत करें, तो हो सकता है मुमकिन हो, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। सही। उसमें एक इंसान सेंसिबल होता है, एक नहीं होता। यूजुअली ऐसा ही होता है, या तो दोनों सेंसिबल नहीं होते या फिर एक होता है सेंसिबल। तो जो इंसान सेंसिबल है और समझता है कि दुरुस्त तरीका नहीं है, तो उससे दुरुस्त तरीके से बातचीत को करना होगा। एक रोल मॉडल के तौर पे उसे अपने रवैये को बेहतर ही रखना होगा, और ये बहुत मुश्किल काम। सही। अच्छा जी, तो यास्मीन का कहना ये है कि जो सेंसिबल है उसको सेंसिबिलिटी का मुजाहिरा ही करना चाहिए। यास्मीन, लेकिन मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ करूंगी, क्योंकि होता ये है कि जो सेंसिबिलिटी का मुजाहिरा कर रहा होता है ना, वो बेचारा फिर सारी ज़िंदगी सेंसिबिलिटी का ही मुजाहिरा करता रह जाता है, और जो इनसेंसिटिव या अनसेंसिबल होता है ना, वो उस चीज़ का फिर लेवरेज लेना शुरू कर देता है। इस पर हम बात करेंगे। यास्मीन हमारे साथ मौजूद है। टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, डिसफंक्शनल फैमिलीज़ के हवाले से सेगमेंट है हमारा परवरिश। अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, और कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। इसके अलावा आप 03451104-107 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी अपनी राय का इजहार हमसे कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना है तो जी हमारी लाइंस खुली हुई हैं। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM